हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसे हम वन शॉट में कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट का रेस्ट एंड मोशन को स्टडी करते हैं। रेस्ट एंड मोशन को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। इसको फर्दर 3 ब्रांचेज में हमने डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली जो ब्रांच है उसका नाम है स्टैटिक्स। सबसे पहली ब्रांच का नाम है स्टैटिक्स। सेकंड जो ब्रांच है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। एंड जो थर्ड ब्रांच है उसका नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहते हैं उसकी स्टडी करते हैं। और काइनेमेटिक्स के अंदर हम जो है जो काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों में मोशन की स्टडी करी जाती है। फ़र्क किसका है कि काइनेमेटिक्स में जिसकी वजह से मोशन हो रहा है हम उसको स्टडी नहीं करते विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन हो किस वजह से रहा है इसकी हम स्टडी नहीं करते हैं। बट जो डायनेमिक्स जो होता है, डायनेमिक्स के अंदर जो है हम जिस मोशन की स्टडी तो करते ही है, लेकिन किस मोशन किस वजह से हो रहा है इसकी भी क्या स्टडी हम करते हैं, यानी मोशन विद कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में, रेस्ट। और दूसरा टर्म क्या यूज़ करने वाले हैं हम? मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में हम कब कहते हैं? इफ़ इट्स पोजीशन चेंजेस डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज with respect to surrounding with passage of time। तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेस्ट पे बोलेंगे। और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस with respect to time, with respect to time विद पैसेज ऑफ टाइम। तो हम उसे क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं। ठीक है भाई, रेस्ट क्या है? जब पोजीशन चेंज करेगी सराउंडिंग के साथ, जब नहीं करेगी तो उसे रेस्ट पे बोलेंगे, और जो है जब चेंज करेगी तो उसे मोशन पे कहेंगे। सो सिंपल। अब इसके साथ एक दो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट क्या है कि रेस्ट जो होता है, रेस्ट एंड मोशन दोनों ही, रेस्ट हो या मोशन हो, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। आर रिलेटिव टर्म। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो रेस्ट है, खाली रेस्ट की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या नहीं है ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे। ठीक है, किसी एक ऑब्जर्वर के लिए कोई ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? रेस्ट पे हो सकता है। वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे नहीं हो सकता है। ऐसा होता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये दिस इज़ ए मार्कर। ठीक है, अभी ये जो है मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ठीक है, लेकिन इसको अगर कोई दूसरे प्लेनेट से देखे, ठीक है, सपोज करो मार्स से देखे, तो मार्स से रिस्पेक्ट में क्या है? हमारी अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो रिवॉल्व कर रही है तो उसे क्या लगेगा? अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो ये उसके ऊपर ही ये क्या रखा हुआ है? मार्कर रखा हुआ है। तो ये मार्कर भी क्या है? रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है? ये रेस्ट पे लग रहा है। तो इस तरीके से क्या है? रेस्ट कैसा टर्म हो गया? एक रिलेटिव। ऐसे ही मोशन भी क्या है? रिलेटिव टर्म है। सपोज करो ये कुछ स्पीड से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे ऐसे चल रहा है, लेकिन अर्थ का अपना, ठीक है, अगर कोई दूसरा प्लेनेट से इसको देखेगा, ठीक है, और क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है और अर्थ की कुछ अपनी स्पीड है, ठीक है, बहुत हाई स्पीड है, तो उसके अंदर जो है जितना इसमें सपोज ये 5 से चल रहा है प्लस इसकी अर्थ की स्पीड और ऐड कर दे, तो वहाँ से जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये 5 की स्पीड नहीं दिखाई देगी, इसकी स्पीड कुछ और दिखाई देगी। तो मोशन भी क्या है बताओ? अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होता है। तो यानी मोशन भी क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। तो रेस्ट एंड मोशन दोनों ही क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म है, यानी ये डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पे। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है इस बात पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि एब्सोलूट रेस्ट
एंड एब्सोल्यूट मोशन इज अननोन। ठीक है, मतलब आर अननोन, दोनों ही एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन दोनों ही क्या है, अननोन है, आप बता ही नहीं सकते। तो अब हम देखिए एब्सोल्यूट जो है रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जो है हमारा अननोन है, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसको ऐसे समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सपोज करो किसी का रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो मुझे उसको पता करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा जो कि किस पे होना चाहिए, जो कि फिक्स्ड हो, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। एक मुझे क्या चाहिए, एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ से मैं सारी चीज़ें मेज़र करूँगा वो उसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई फिक्स्ड पॉइंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो है वो क्या हो रही है, मूव कर रही है। हर चीज़ जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ इज़ मूविंग। ठीक है, अर्थ जो है वो क्या कर रही है, सन का रिवॉल्व कर रही है। सन इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग। ठीक है, सपोज करो वो मिल्की वे के किसी मिल्की वे के अंदर है और वो पूरा मिल्की वे भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। वो मिल्की वे किसी क्लस्टर का क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके से पूरा यूनिवर्स जो है वो क्या है, वो रुका हुआ नहीं है, वो क्या है, मोशन के अंदर है। तो ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट हमें मिलेगा नहीं, यानी एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज़ बची नहीं। ठीक है, अच्छा अब मुझे मोशन चाहिए, एब्सोल्यूट मोशन, तो एब्सोल्यूट मोशन के लिए कोई हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो रुका हुआ हो, लेकिन ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसलिए एब्सोल्यूट मोशन भी हम किसी का नहीं बता सकते। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स साइज इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट, या डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके साइज से। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। अगर जो है डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, किससे, इसके ओन साइज से। ठीक है, किसके साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से, तो हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे एक कार है और ये कार जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती है। कार का तुम्हें मालूम है साइज़ 2 से 3 मीटर तक करीब होता है। 3 मीटर सपोज हम कर लेते हैं, 3 मीटर इसका साइज़ है, और वो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो जो है सपोज करो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो तुम्हें मालूम है 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, 3 मीटर के कंपेरिजन में। तो इस कार को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही अर्थ कितना बड़ा वो है, ठीक है, तब भी हम अर्थ को भी कंसीडर कर सकते हैं एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। कब, अगर अर्थ जो है ये वाला जो जिसकी सन के सराउंडिंग में ये जो पाथ चलती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसके ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू दी साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ को भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, इस अगर वो ये वाला डिस्टेंस को हम ले रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ठीक है, ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस, 1 कोऑर्डिनेट, ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज, ठीक है, ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन मोशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक x है, एक y है, एक z है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। और सपोज करो हमारे पास, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 1 लिया, 0 लिया, और फिर यहाँ पे 2 या 3,0 लिया। ठीक है, तो इन 2 पोजीशन में ना तो y चेंज हुआ ना z चेंज हुआ, y भी 0 ही है, z भी चेंज नहीं हुआ, तो सिर्फ इसमें x चेंज हो रहा है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करता है, ऐसे मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, इस मोशन का एक और नाम भी होता है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन।
या फिर इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एक क्या भी बोल सकते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये इसका क्या क्या नाम हो सकते हैं? ये सारे इसके नाम हो सकते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, अ कार मूविंग, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट रोड, इसका एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये इसके क्या है? एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मोशन, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन। तो एक ऐसा मोशन जिसमें दो कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो हैं, दो कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज कर रहे हैं विद टाइम, तो हम उसे बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दो कोऑर्डिनेट्स लिए, ठीक है, और सपोज करो पॉइंट जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो इस पॉइंट से, सपोज करो ये है 2,3,0 और ये है सपोज करो 5,7,0। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हुए इसके अंदर? जो है हमने देखा कि इसके अंदर जो है एक तो एक्स भी चेंज कर रहा है, ये पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा वाई और ये तीसरा जेड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एक्स भी चेंज कर गया और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज करा, ठीक है, लेकिन जेड चेंज नहीं करा। तो दो कोऑर्डिनेट क्योंकि इसमें चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? सपोज एक पार्टिकल ए से बी तक गया, तो ये कैसा मोशन कहलाएगा? ए से बी तक वो गया होगा, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये टू डायमेंशनल मोशन का इसका एक और नाम भी होता है मोशन इन प्लेन। इसको क्या भी बोलते हैं? मोशन इन प्लेन भी इसको बोला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो, ठीक है, मोशन ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ये किसका एग्जांपल है? एक टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। ऐसे ही मोशन ऑफ एन आंट, ठीक है, मूविंग ऑन अ फ्लोर, ठीक है। तो एक फ्लोर पे जो है तुम्हारा एक आंट चल रही है, ठीक है। फ्लोर एक किसका एग्जांपल है? एक प्लेन का। तो प्लेन में जो भी मोशन होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है मार्कर है और ये मार्कर इस प्लेन, इस पे चल रहा है, इस पे कहीं पे भी चल रहा है, लेकिन है इसी इसके ऊपर। तो ये एक क्या है? प्लेन है, और इस पर कोई भी पॉइंट होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है सपोज करो, तो यहाँ से कुछ x है, यहाँ से कुछ y है, सपोज करो 8,4 है, इधर से 8 ऊपर 4, ठीक है, और फिर वो यहाँ पर था कहीं पर, तो ये 6, सपोज 2 है। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? x भी चेंज कर रहा है, y भी चेंज कर रहा है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? मोशन इन प्लेन कहेंगे। अब हम बात करते हैं 3D मोशन। तो 3D मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑल 3 कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम। मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है 2,3,4 और यहाँ से बाद जो है पॉइंट, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ए से किसी पॉइंट बी तक गया जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,4,5, ठीक है। तो देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स भी चेंज कर गया, वाई भी चेंज कर गया, 4 भी चेंज कर गया, एक्स 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो ये क्या है? इसमें जो है तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तीनों चेंज कर रहे हैं। तो इस वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे? 3D मोशन बोलेंगे। इसमें जो मोशन करता है, इन सच मोशन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? मोशन इन स्पेस भी कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मोशन ऑफ काइट, ठीक है, और मोशन ऑफ एरोप्लेन एंड मोशन ऑफ फ्लाई। तो ये सब क्या है? 3D मोशन के एग्जाम्पल हैं। हेलो स्टूडेंट्स,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो उसने एक्चुअली कितना पाथ ट्रैवल किया, एक्चुअल पाथ लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे इस वाले केस में एक्चुअली उसने जो है ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, यानी 2 3 प्लस 5 5 और 2 7। तो 7 क्या हो गया तुम्हारा, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो है हमारा 2 + 3 + 2 यानी कि 5 मीटर, 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ को एक्चुअली उसने कितना ट्रैवल किया उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है कोई ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं तक भी चला हो बस, ठीक है, कहाँ किस पास से गया उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखा जाता है, ठीक है, और उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। एक उसको क्या करो आप, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। जो भी इस ए से डी तक जो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में बेशक वो 2 यहाँ चला, 3 यहाँ चला और फिर 2 यहाँ चला, इससे कोई मतलब नहीं। उसको ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकालो, जो कि इस वाले केस में कितना है, वो है 3, ए जो कि कितना आ रहा है, 3 मीटर। तो यही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। जो इस वाले केस में कितना आ रहा है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ रहा है ए डी के इक्वल, और जो कि कितना है 3, तो 3 मीटर क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस हैं। ये डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस तुम्हारा 0 हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, बस निगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एक बात और ध्यान रखनी है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बराबर कब हो सकता है, इक्वल कब हो सकता है, इक्वल तब हो सकता है जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तब डिस्टेंस किसके इक्वल हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, तो डिस्टेंस क्योंकि बड़ी होती है तो बड़े डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि छोटी होती है तो इसका रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 आता है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम के रेशियो को हम स्पीड कहते हैं, और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। स्पीड जो है वो 0 हो सकती है या पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। स्पीड ऑलवेज ग्रेटर होती है दैन वेलोसिटी से, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि स्पीड बड़ी होती है तो स्पीड बाई वेलोसिटी का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, और वेलोसिटी बाई स्पीड का रेशियो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। क्या कभी इक्वल भी हो सकती है स्पीड वेलोसिटी की, हाँ इक्वल हो सकती है, ठीक है। इक्वल होगी या बड़ी होगी, इक्वल कब हो सकती है, जब बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के टाइप। तो पहले स्पीड के टाइप पढ़ लेते हैं। तो स्पीड के पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। दूसरा आता है वेरिएबल स्पीड। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तीसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से, तो हमारे पास जो स्पीड आती है उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे फोर्थ जो है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है dx/dt, ठीक है।
यहाँ पे डी रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल टाइम, डी टी मतलब वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो स्पीडोमीटर से मेज़र करी जाती है। किससे? स्पीडोमीटर से इसको मेज़र किया जाता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के टाइप की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का पहला जो टाइप है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बॉडी करती है तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करती है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल एक्स बाई डेल टी। डेल एक्स मतलब होता है x2 माइनस x1 अपॉन में डेल्टा टी का मतलब होता है t2 माइनस t1। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये भी डी एक्स बाई डी टी। फ़र्क किसका है? यहाँ पे x जो है वो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये फ़र्क होता है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है अगर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वेलोसिटी चेंजिंग है तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इसको एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन, तब हम क्या बोलते हैं? उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। या एकदम सो सिंपल अगर रखना है तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। और वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के लिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो इक्वल होती है एवरेज वेलोसिटी के। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो मैंने बता ही दिया, वेलोसिटी जो है इसमें चेंज करती है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज को जो हुआ, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। उसका ये इसका फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टाइम मतलब टी, ये भी क्या है? इसका फॉर्मूला है। अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट की तो इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो इसका होगा एल टी माइनस 2 इसका डायमेंशन। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर हम ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी वो चेंज हो रही है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तीसरा आता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। और इसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम जस्ट एक्सेलरेशन भी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी इसे कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है। अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है।
और नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। एक मेथड से और हमें करनी है ग्राफिकल मेथड से। तो फिलहाल अभी हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन थी अब हमें इनको क्या करना है, ड्राइव करना है। और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हमें को क्या करने हैं, ड्राइव करनी है, ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से पहले हमें थोड़ा सा इसको ड्राइव करने से पहले आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन के बेसिक रूल आपको थोड़े से, ठीक है, एक दो फॉर्मूले में मालूम होना चाहिए। जैसे कि इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx। अगर ऐसा है तो उसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, x टू द पावर, यहाँ पे n है तो n की जगह क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन में क्या, n+1 और प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा अगर यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो अगर लिमिट है यहाँ पे तो फिर ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लस एक दो बातें और याद रखनी है आपको, कहीं पे जस्ट dx है तो उसका इंटीग्रेशन खाली क्या होगा, x होगा। और एक बात और याद रखनी है आपको, सपोज करो आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, कोई कांस्टेंट है और फिर x टू द पावर सपोज करो 4 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ठीक है, 4 है या फिर सपोज करो 2 है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, तो इसमें पहले ये 5 जो है बाहर चला जाएगा, 5 बाहर आ गया और फिर क्या होगा, x की पावर 2 बचा dx। और जो मैंने अभी बताया था पावर क्या कर देनी होती है, एक बढ़ा देनी होती है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 2 से कितना हो जाएगा, x की पावर 3 और नीचे जो बढ़ के जो आया है वही n+1, n कितना है यहाँ पे 2 है तो n+1 यानी 3 को नीचे लिख देंगे तो ये आएगा। और ये 5 तो तुम्हारा पहले से था यहाँ पे, ये 5 तो रहेगा यहाँ पे। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, प्लस कोई कांस्टेंट भी रहेगा साथ में, ठीक है। तो बस इतना ही हमें क्या है याद होना चाहिए। अगर तुम्हें इतना अभी फ़िलहाल के लिए इतने से भी हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। इसको ड्राइव करने के लिए इतना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। x टू द पावर n है तो उसका क्या हो जाएगा तुम्हारा n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। क्या इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं। x की पावर सपोज करो 3 है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे एक पावर बढ़ा देनी है, यानी x की पावर 4 हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 4 आ जाएगा। इस तरीके से करना है और ये इस तरीके से। अच्छा, ये dx की जगह अगर कुछ और होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल dx की जगह अगर dv हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट v हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। एक बात और याद रखनी है, सपोज करो कहीं पे v dv दे रखा है और मुझे लिमिट दे रखी है, सपोज करो क्या कहते हैं u से लेके v तक। तो इसका आंसर क्या होगा, v की पावर कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, v की पावर 2/2 और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से लेके v तक। तो इस लिमिट का क्या करते हैं, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो इस लिमिट का ये होता है कि पहले एक बार यहाँ पे v की जगह आपको v रखना है, यानी v² अपॉन में 2 और फिर एक बार इस v की जगह क्या रखना है, u रखना है, यानी u² अपॉन में 2 और बीच में लगा देना माइनस। तो ये इस तरीके से करना होता है, जब लिमिट होती है तो इस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं, जिसका जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन में डी टी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। इसको इधर सेंड कर दिया मैंने, ठीक है, ए को ए डी टी, तो ए डी टी और इसको डी वी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया डी वी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे लिमिट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट जब हमारे पास t 0 था, ठीक है, तो सपोज करो v हमारा क्या था, वेलोसिटी जो था, सपोज करो वो u था, ठीक है। और जब हमारे पास टाइम जो है t था, टाइम कितना था, t था, तो वेलोसिटी सपोज करो वो कितनी हो गई थी, वो सपोज करो v हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं डी और इधर क्या है हमारे पास ए डी टी, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो है हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी ये दोनों चीज़ें क्या रहती हैं, कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास टाइम कितना था, 0 था, तो वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, वेलोसिटी थी u, और जब टाइम हमारा t हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v, ठीक है। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं,
तो डी का इंटीग्रेशन क्या होगा v, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे डी का क्या होगा, जैसे डी एक्स का x होता है ऐसे डी का v हो गया u से लेके v तक। और सिमिलरली यहाँ पे a तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। अब रह गया कौन, खाली dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो 0 से t। अब क्या करना है, इस वाले v की जगह एक बार v रखना है तो v रख दिया, और एक बार u रखना है और बीच में माइनस लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, इस वाले t की जगह एक बार t रखना है, और फिर क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, इस वाले t की जगह बीच में क्या लगा दो, माइनस। तो ये हमारे पास आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू 8t। u को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास u किसका हो जाएगा, प्लस का, u प्लस 8t। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, ड्राइव हो गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं जो होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे भी हम क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है क्या होती थी, v इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी ds बाई dt। ये क्या था, हमारे पास वेलोसिटी थी, तो इसके हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, फिर से इसके नीचे 1 मान लिया, 1 इंटू ds हो गया, और v इंटू dt क्या हो गया, v dt हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ v रख देते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ v क्या आई थी बताओ, v इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, u प्लस ए टी। ये हमारे पास क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी gt। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट के लिए फिर से हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे s के अंदर लिमिट, यहाँ पे टाइम के अंदर लिमिट। तो हमने लेट करा, सपोज करो व्हेन टाइम, जब टाइम क्या है, व्हेन टाइम इज़ 0, तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल जो है, डिस्टेंस ट्रेवल वो कितनी है, 0 है। और जब टाइम जो है वो t है, ठीक है, तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल जो है, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो सपोज करो वो s है, ठीक है। तो अब इनको रख देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें मैंने इंटीग्रेट करा s ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, और यहाँ पे लिमिट जो है 0 से 0, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0, और जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कितने हैं, s है। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। dt को अंदर लेके गए तो u dt हो गया, और प्लस ए टी डी टी हो गया, और ये इंटीग्रेशन अंदर चला गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ हो गया हमारे पास, ठीक है। टाइम की लिमिट क्या चल रही थी बताइए, टाइम जो है 0 से t, और डिस्प्लेसमेंट 0 से s। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। a कांस्टेंट है, यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो ये कहाँ पे भी आ जाएगा तुम्हारा, बाहर आ जाएगा। जो कांस्टेंट चीज़ होती है वो कहाँ पे आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो गया 0 से s, और u अगेन यहाँ पे u कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, u कांस्टेंट होता है, ठीक है। मैंने बताया था जब भी हमें क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती ही किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है, जहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होता है, कांस्टेंट, और u क्या है वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो u भी बाहर आ गया, तो dt का इंटीग्रेशन खाली क्या हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से t, प्लस a बाहर है, t का कितना इंटीग्रेशन होगा, t की पावर कुछ नहीं है तो कितनी मानेंगे 1, तो t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t की पावर 2 अपॉन में 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप वैल्यू रख देंगे s माइनस 0, ठीक, एक बार s रखा एक बार 0 रखा, ऐसे u, इसमें एक बार t और एक बार 0, ऐसे यहाँ पे भी a, एक बार यहाँ पे t रखना है तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया, और एक बार 0 स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ s बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, u और t बचेगा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर बचेगा, प्लस अपॉन में 2, अपॉन में 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे जो होती है 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन जो कि क्या होती थी ए इजिकल टू डी वी बाई डी टी, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने फिर से इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करे। इसके अंदर क्या करा मैंने, डी वी बाई डी टी, इसके अंदर जो है डी एस से मल्टीप्लाई करा, डी एस से डिवाइड कर दिया। अब ये जो हिस्सा है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये क्या बन गया, डी एस बाई डी टी क्या होता है, ये तो होता है वेलोसिटी। और इसके अलावा क्या रह गया हमारे पास, डी वी अपॉन में डी एस रह गया। इस डी एस को मैंने इधर भेज देता है, इस तरफ भेज देते हैं डी एस को, तो ये हमारे पास हो गया ए डी एस। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास टाइम, उसकी वैल्यू चाहिए हमारे पास। तो सपोज़ करो हमारे पास जब टाइम 0 था और एक बार टाइम क्या था, टाइम t था। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी सपोज़ करो, हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के ऊपर लिमिट लगी तो वेलोसिटी सपोज़ करो u थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, जब टाइम t था तो वेलोसिटी v हो गई। उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल। जब टाइम 0 था सपोज करो जो डिस्टेंस ट्रैवल थी वो कितनी थी, 0 थी। और जब टाइम t हुआ तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है सपोज करो वो कितनी हो गई, s हो गई। इन लिमिट को लगा के अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये a ds है और यहाँ पे v dv है। यहाँ पे जो है ds कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है हमारा, ds जो है डिस्टेंस जो है 0 से लेकर s तक हो रही है। और वेलोसिटी में कहाँ से कहाँ तक चेंज आ रहा है, u से लेके v तक चेंज आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, a तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो a कांस्टेंट है इसलिए मैंने क्या रख दिए थे, बाहर रख दिया। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ds का इंटीग्रेशन जस्ट क्या होता है, s होता है, 0 से s। और v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर यहाँ पे है 1, तो v की पावर कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन में 2। और इसका इंटीग्रेशन u से लेके v तक। तो a s माइनस 0, यहाँ पे एक बार v की जगह v रखना है, एक बार v की जगह v रखना है। ठीक है, तो v स्क्वायर अपॉन में 2 और एक बार यहाँ पे v की जगह u रखना है, तो u स्क्वायर अपॉन में 2 और b, और इनको क्या कर देना है, बीच में क्या लगा देना, माइनस लगा देना, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a s बचेगा। यहाँ पे बेस सेम है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ इक्वेशन जो है ड्राइव करने वाले हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये जो है ns सेकंड में कितना कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको कैसे ड्राइव करेंगे, तो इसके लिए हम वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है v इजिकल टू डी एस बाई डी टी, इसका हम यूज़ करेंगे। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास डी एस इजिकल टू वी डी टी आ जाता है। और यहाँ पे जो है मैं v की वैल्यू रख देता हूँ, जो कि कितनी है, v इक्वल टू क्या होता था, u प्लस ए टी होता है, तो ये मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये डी टी आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है लेट हमने जब टाइम जो था, टाइम ठीक है कितना था, n-1th सेकंड था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है डिस्टेंस ट्रैवल जो थी, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, वो हमने मान ली एस n-1। और जब हमारे पास टाइम जो है वो बढ़कर कितना हो गया, n सेकंड हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस जो है हमने सपोज करी वो एस n हो गई। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर जो है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमने सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या, ये डी एस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन u प्लस ए टी और ये डी टी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डी टी अंदर आ जाए और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। लिमिट जो है हमारे पास टाइम के अंदर कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट n-1 टू n है, और डिस्प्लेसमेंट में sn टू sn-1 तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में ये इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा और डी टी भी अंदर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, u और क्या कहते हैं, ये जो है तुम्हारे पास जो है साथ में dt आ गया, और dt जो है किसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, तो यानी कितना हो गया, ये at dt हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, क्या हो गया, at dt हो गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन भी अंदर चला गया, n-1 टू
n, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा u कांस्टेंट है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप में dt का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ds का इंटीग्रेशन s होता है जस्ट, ठीक है। तो s कहाँ से कहाँ तक, s n से s n माइनस 1 तक, और u तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया जो कि कहाँ से कहाँ तक है, n माइनस 1 टू n है, प्लस एक कांस्टेंट है t की पावर 1 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, t की पावर 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस 1 से लेके n तक आ गया। अब एक बार यहाँ पे s की जगह क्या रखना है, s की जगह s n माइनस 1 रखना है, माइनस फिर एक जगह क्या लिखना है आपको, s, ओहो ये इंटीग्रेशन हमने उल्टा लगा दिया, ये s n माइनस 1 से n होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये s n माइनस 1 से क्या होगा, s n तक होगा। तो पहले आपको क्या लिखना है, s n माइनस 1 तक, ठीक है। अच्छा अब हम इसको यहाँ पे भी लिमिट रख दीजिए, एक बार t की जगह क्या रखना है, n रखना है, माइनस फिर क्या रखना है, n माइनस 1 रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करना है आपको, इसी तरीके से इस वाले केस में भी a ब्रैकेट में, और ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, तो a/2 यहाँ पे रह गया t, तो t की जगह एक बार क्या रखना है, n रखना है, तो n स्क्वायर, और एक बार क्या रखना है इस t की जगह n माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हाँ अब ये एस एन माइनस 1 जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एस nth बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस nth बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। एस nth क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। अच्छा अब हम बात करते हैं, यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये वाला n और ये माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे u और माइनस माइनस ये क्या बचेगा, +1 बचेगा खाली जो है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 रह गया, ठीक है, प्लस a/2। अब क्या है, अब अंदर लेके जाते हैं इसको n स्क्वायर माइनस, इसको खोल देते हैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर को, तो ये बनेगा n स्क्वायर और माइनस 2n और प्लस का 1, ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, u बचा प्लस a/2, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो n स्क्वायर, इस वाले n स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस 2n प्लस का, और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 1। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला आ गया, जो कि हमारी 4th इक्वेशन है मोशन ऑफ इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो जब भी इसको समझने से पहले हम समझते हैं फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी को रिलीज़ किया जाता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, रिलीज़ या ड्रॉप किया जाता है, तो वो नीचे की तरफ क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, नीचे की तरफ क्या जाती है, एक्सेलरेट करती है ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ठीक है। नीचे की तरफ क्या करती है, जाती है ग्रेविटी फोर्स की वजह से। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगनी चाहिए और कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। और इसमें जो है ये मोशन जो है एक्सेलरेटेड होता है, यानी यहाँ पे एक्सेलेरेशन होता है। इस एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये होती है डाउनवर्ड, क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, ठीक है, टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। और इस एक्सेलेरेशन, ये जो है ड्यू टू अर्थ एक्सेलेरेशन, ये जो मतलब एक्सेलेरेशन होता है वो अर्थ की वजह से होता है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसलिए इस एक्सेलेरेशन को हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोला जाता है। और इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 हम यूज़ करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा ओके, अब हम बात करते हैं जो मोशन ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, 3 जो हमने पढ़ी थी मोशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क आएगा अगर हमें जो है, ठीक है, फ्री फॉल का केस दिया हो तो उसमें हमें क्या करना है,
जहाँ जहाँ ए दिखाई देगा वहाँ पे हमें माइनस जी की वैल्यू रख देनी है। माइनस मतलब हमने नीचे की तरफ के जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमने वो निगेटिव ले रखी हैं, और एक्सेलेरेशन क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है तो इसलिए हमने ए की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस जी यूज़ कर लेना जो भी इक्वेशन थी। जैसे फॉर एग्जांपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह क्या रख देना है, u प्लस ए की जगह क्या रख देना है हमारे पास, माइनस जी टी रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जी टी हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई अंडर फ्री फॉल, ठीक है, या मोशन अंडर ग्रेविटी हो गई। ऐसे ही तुम्हारे पास v इक्वल एस इक्वल टू था, एस इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। तो इसमें भी क्या कर दो, यहाँ पे माइनस जी रख देंगे तो यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है, जो हमारे पास एक और इक्वेशन थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 2as इज इक्वल टू 2as। तो ये हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs। ये हो जाएगा हमारे पास तीनों मोशन ऑफ इक्वेशन अंडर द फ्री फॉल या अंडर द मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ के लिए पहले मैं आपको एक दो बातें, आपको ग्राफ से रिलेटेड बेसिक बातें बता देते हैं। देखो, कोई भी आपके पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोई भी दो अलग अलग क्वांटिटी हो सकती हैं। ये कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे टाइम हो सकता है, यहाँ पे चाहे तो वर्क हो सकता है, यहाँ पे सपोज करो टाइम हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी हो सकती हैं। तो मैंने क्या आपको ध्यान रखना है, इन दो क्वांटिटी को अगर तुम डिवाइड कर देते हो, ठीक है, जो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देते हो जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, तो उससे आपको मिलता है स्लोप, ठीक है। उससे क्या मिलेगा आपको, स्लोप। और अगर इन दो क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, क्यू और पी वाली क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आप जो है उससे जो मिलने वाली क्वांटिटी है वो आपको किससे मिल जाएगी, एरिया से मिल जाएगी, ठीक है। तो इन क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो आपको वो स्लोप से मिल जाएगी, और इन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी बन रही है वो आपको एरिया से मिल जाएगी। एक बात तो तुम्हें ये याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात तुम्हें जो याद रखनी है वो स्लोप का क्या चक्कर है, ठीक है। स्लोप को जो है दो कैटेगरी में मैंने तुम्हें पढ़ना है। स्लोप को दो कैटेगरी समझ लीजिए। स्लोप की दो कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। एक कैटेगरी क्या हो सकती है, जब जो है स्लोप क्या हो, स्लोप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो। स्लोप क्या हो, स्लोप हमें किसका निकालना है, सपोज करो पहले हमें निकालना स्लोप किसी स्ट्रेट लाइन का। किसका, स्ट्रेट लाइन। और एक हो सकता है कर्व, ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कर्व हो सकता है। अब स्ट्रेट लाइन कितने तरीके से हो सकता है, स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसे हो सकता है, इसको बोलते हैं स्लोप जीरो, या ऐसे हो सकता है, इसको बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। ग्राफ के साथ बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्राफ है सपोज करो, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप है। और अगर आपका स्लोप इस तरीके का है तो ये है नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है, तीनों ही क्या है तो स्ट्रेट लाइन ही। तो तीनों इस तरीके से। कर्व कैसे हो सकते हैं, कर्व जो है तुम्हारा ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तुम देखोगे कि ये दोनों कर्व हैं, तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या रहता है, स्लोप जो होता है, स्लोप वो होता है कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। और जब भी कर्व होगा तो स्लोप जो होगा, स्लोप वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। स्लोप जो है वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यही बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हारा पूरा जो है ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर जो चीज़ जो है तुम्हारा स्लोप से रिप्रेजेंट कर रही है, सपोज करो स्लोप जो है कहीं पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ग्राफ के अंदर, तो अगर वो उसका ग्राफ ऐसा आ गया तो समझ लो उसका स्लोप जीरो, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और अगर वो इस तरीके से आया वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर ऐसा है तो वेलोसिटी क्या रही होगी, निगेटिव रही होगी, ठीक है। अब आते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल है, स्लोप अलग अलग जगह पे चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखो स्लोप जो है सपोज करो θ1 है यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट पे जो है θ2 है। और तुम देख रहे हो कि θ2 जो है, ठीक है, θ1 जो है वो क्या छोटा है, θ1 जो है वो छोटा है और θ2 बड़ा है, यानी
जैसे जैसे जो है इधर की ओर हम जा रहे हैं तो थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, यानी इस वाले केस ये किस तरीके का हो गया, इसमें स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब आ जाओ इस वाले में, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे स्लोप है θ1 सपोज करो, और यहाँ पे स्लोप है कितना, θ2, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा है तुम्हारा, यहाँ पे स्लोप जो है डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। θ1 ग्रेटर है θ2 से, तो यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है। तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या फिर निगेटिव हो सकती है कांस्टेंट में। और कर्व है अगर, तो स्लोप क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या स्लोप डिक्रीजिंग होगा। और स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ भी क्या होगी, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी। अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का ये एक बात ध्यान रखनी है, इसका स्लोप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, पोजीशन अपॉन में चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता था, वेलोसिटी। तो ये हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में। एक बात तो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, सर जो है स्लोप निकलेगा कैसे। तो तुम्हें याद रखना है, स्लोप जो है निकालने का तरीका जो होता है, स्लोप वो क्या होता है, या तो tan थीटा से निकल सकता है, tan थीटा, ठीक है। अगर हमें स्लोप का एंगल मालूम है तो वो रख के हम निकाल सकते हैं। या फिर क्या होता है, tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर और बेस, इनको डिवाइड करके हम स्लोप को निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, हम बात करते हैं अब स्लोप जो है, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है इस तरीके का आ गया, ये क्या है पोजीशन और यहाँ पे क्या है टाइम। तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी ये किसका ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा जो है ये ग्राफ हो गया स्टेशनरी बॉडी का। अच्छा, वैसे भी अगर उसके अकॉर्डिंग देखिए स्लोप, बताओ इस वाली लाइन अगर ऐसा हो जाता था पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस तरीके ग्राफ होता था, इसका स्लोप क्या होता था, इसका स्लोप होता था 0। और स्लोप यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, वेलोसिटी 0 है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, यानी 0 हो गई। तो वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या बॉडी का ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अगर ग्राफ जो है ये इस तरीके के ना होकर इस तरीके का होता, सपोज करो किस तरीके का, इस तरीके का होता, इस तरीके का, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ है, अगर ये पोजीशन है यहाँ पे और यहाँ पे टाइम है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये जो इसका स्लोप है, स्लोप, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जब होता है तो स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्लोप कांस्टेंट है और प्लस साथ में क्या भी है, ये पॉजिटिव भी है, साथ में क्या भी है, पॉजिटिव भी। और स्लोप यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी क्या हो गई तुम्हारी, एक तो कांस्टेंट हो गई और क्या भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, मूविंग, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। थर्ड, अगर हम एक और ग्राफ बनाएं तो हमारे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी पोजीशन और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्लोप, अगर बात करें तो स्लोप अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता था, कांस्टेंट, लेकिन ऐसे स्ट्रेट लाइन होती तो नेगेटिव। तो यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी और साथ में नेगेटिव भी, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये भी क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है। ये भी किसका ग्राफ है तुम्हारा, यूनिफॉर्म। तो ये ग्राफ भी किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। फ़र्क दोनों में ये है, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और ग्राफ की, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में ही। सपोज करो हमारा फोर्थ ग्राफ कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है तुम्हारा, धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या था, θ1, यहाँ सपोज करो θ2। θ1 जो है वो छोटा है, θ2 बड़ा, यानी स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। इसका बताया था, इसका मतलब क्या होता है, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। तो स्लोप इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग हो गई। वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है तो कैसा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया।
या इस वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, चेंज कर रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, फिफ्थ। सपोज करो हमारे पास एक इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है इतना है, θ1, और यहाँ पे थीटा जो है वो कम हो गया है, यानी स्लोप क्या कर रहा है? स्लोप जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। और स्लोप अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या कर रही होगी? डिक्रीज़ कर रही होगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये कैसा है? ये इसको क्या बोलोगे? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलोगे? एक्सेलरेटेड, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन है। और यहाँ पे क्या होगा? रिटार्डेशन मोशन है। ये क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डेशन मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है हमें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका कुछ ग्राफ्स की, ठीक है। तो हम पहला ग्राफ लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या है? टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है। इसमें सपोज करो इस तरीके का ग्राफ है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो बताओ यहाँ का स्लोप क्या हो गया? ऐसा ग्राफ होता था स्लोप 0, और स्लोप यहाँ पे क्या होता था? एक्सेलेरेशन। यानी यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है? वो 0, और एक्सेलेरेशन 0 मतलब क्या होता है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। यानी ये किसका ग्राफ हो गया? ये है ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ पढ़ते हैं। सपोज़ करो हमारे पास एक ग्राफ इस तरीके का है, दूसरा वाला कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हमारे पास वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है? हमारे पास टाइम, ठीक है। तो ये जो स्लोप है, बताइए, ऐसे स्लोप होता था, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता था? कांस्टेंट। और ये इस तरीके से होता है तो ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अब बताइए स्लोप क्या बताता था? स्लोप तो वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलेरेशन को बताता है, यानी एक्सेलेरेशन क्या है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और इसमें वेलोसिटी क्या हो रही होगी? वेलोसिटी जो है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी इस वाले इस ग्राफ के अंदर। अब हम एक और ग्राफ ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक और ग्राफ ले लिया हमने, ठीक है, थर्ड ग्राफ। सपोज करो हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिया और यहाँ पे हमने टाइम लिया, और ये इस तरीके का है, ठीक है। तो ये स्लोप क्या बता रहा है? बताइए। स्लोप जो है, ये स्लोप बता रहा है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है तो यानी कांस्टेंट है, और नीचे की ओर है तो निगेटिव है। और इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी निगेटिव भी है, सॉरी, यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलेरेशन को। तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया? निगेटिव हो गया और कांस्टेंट भी हो गया। यानी ये किस तरह का मोशन हो गया? ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। लेकिन फ़र्क है इसमें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इसमें और इसमें दोनों ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज़ करेगी। ये फ़र्क है, ठीक है। फोर्थ ग्राफ ले लेते हैं। फोर्थ ग्राफ सपोज करो हमारे पास, ये हमारे पास फोर्थ ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये फोर्थ ग्राफ ले लिया हमने। यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम, और सपोज करो ये ग्राफ मैंने इस तरीके का ले लिया। तो इसमें क्या है? ये स्लोप कैसा हो रहा है? यहाँ पे स्लोप जो है इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग है, नहीं एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन भी क्या होगा? एक्सेलेरेशन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। यानी ये कांस्टेंट नहीं है, तो यानी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्मली
नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा, क्यों, और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लोप क्या कर रहा है, ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या कर रहा होगा, टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एक ग्राफ और कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, स्लोप जो है वेलोसिटी और टाइम का ही ग्राफ है ये भी। तो इसमें स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और स्लोप अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो एक्सेलेरेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। एक्सेलेरेशन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बस फ़र्क ये है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पे एक्सेलेरेशन डिक्रीज़ करेगा। अब हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का ही, ठीक है। लेकिन इस बार जो हम करने वाले हैं वो ग्राफिकल मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ यूज़ करने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम का हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एक क्या लिया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ लिया हमने, और ये ग्राफ जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का बना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अच्छा, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ सपोज करो, जब हमारे पास टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम कितना है, 0 है, और यहाँ पे सपोज करो टाइम कितना है, टाइम t के इक्वल है, टाइम कितना है, t के इक्वल है, यहाँ पे टाइम t है, यहाँ पे टाइम कितना है, 0 है, यहाँ पे टाइम t है। जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी हमने u मान ली, कितनी वेलोसिटी है, u, और जब टाइम t है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने वेलोसिटी क्या मान ली, v मान ली, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनके कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं। सपोज करो ये A है, ये B है, इसको सपोज करो हम C बोल देते हैं, इसको सपोज हम D बोल देते हैं, और इसको सपोज करो हम E, इस वाले पॉइंट को हम E बोल देते हैं, और इस वाले को F बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले पॉइंट को मैंने E बोल दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने F बोल दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले। तो इसके लिए पहले हमें एज वी नो डैट, जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन जो होता था, एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाई, एक्सेलरेशन किससे आता था बताइए, एक्सेलरेशन जो होता था इज़ गिवन बाई द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। अब स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप या तो टेन थीटा से निकलता है, सपोज ये एंगल थीटा है, टेन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पे, यहाँ पे है परपेंडिकुलर ए बी, और बेस कितना है यहाँ पे हमारे पास, डी ए, किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल। तो ऐसे हमारे क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम आगे करते हैं, स्लोप जो है हमारे पास एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को लिख सकता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, यानी एफ बी में से क्या मानने इसको दो, एफ ए को, ये हम लिख सकते हैं किसको, ए बी को, और डी ए को हम क्या भी लिख सकते हैं, डी ए को ई एफ बी लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं, ई एफ बी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ बी यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, वी है, माइनस, और यहाँ से एफ ए वर्टिकल में हमारे क्या वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, टाइम। तो एफ ए वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी है, यू है, यू आ गया हमारे पास, अपॉन में ई एफ वर्क, हॉरिजॉन्टल में क्या है हमारे पास, टाइम है, तो ई से लेके एफ तक का टाइम क्या है, 0 टू टी मतलब कितना टाइम हो गया, टी हो गया। तो हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू को इधर लेके आ जाएंगे तो यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या इसको हम वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन क्या आ गई, ड्राइव हो गई, ठीक है, फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन क्या हो गई, ड्राइव हो गई, ठीक है। तो अब हम सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन के लिए हमें मालूम होना चाहिए क्या, कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया अंडर द वी टी कर्व होती है, ठीक है। तो वी टी कर्व का जो एरिया है वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। अब ये जो एरिया है हमारे पास, कर्व क्या है, डी बी, ये कर्व है हमारे पास, ये वाली लाइन जो ये कर्व है। तो इसके नीचे जो आने वाला एरिया है, ठीक है, एरिया कौन सा है तुम्हारा, डी बी एफ ई, ये है।
DBFE, ठीक है। तो एक क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, क्या है, एरिया ऑफ क्या रहा है, ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता था, 1/2, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये क्या होता था, फॉर्मूला होता था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं रखूँ इसके अंदर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या है, एक तो हमारे पास क्या है FB, दूसरी पैरेलल साइड क्या है इसकी DE, दूसरी पैरेलल क्या है साइड है DE, यानी ये वाली साइड DE, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। इन दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो है EF। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा क्या कहते हैं, इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं इसके अंदर जो है, ठीक है। तो क्या आएगा, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/2 FB, ये वर्टिकल में क्या है, वेलोसिटी है FB, तो वर्टिकल में बताओ FB किस वेलोसिटी के बराबर है, V के बराबर है, प्लस DE किस वेलोसिटी के बराबर है, वर्टिकल है तो U के बराबर है, इनटू EF हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल में तो टाइम है, तो किसके बराबर है, E से लेके F तक क्या टाइम है, T है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे V की। तो V की वैल्यू क्या थी बताइए, V की वैल्यू थी, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U + AT, ठीक है। V = क्या था हमारे पास, हमने इससे पहले इक्वेशन ड्राइव करी थी, उसमें V = कितना आया था, V = आया था U + AT। तो हमने उसी को हमने यहाँ पे रख दिया, V की जगह ले U + AT, ठीक है। तो V की जगह U + AT आ गया, प्लस U की जगह U × में T। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 1/2 U और U कितना हो गया, 2U + AT। अब क्या करें, S = सॉरी बाहर T भी है, T अंदर लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ये हो गया हमारा 2UT, 1/2 हमारा चल ही रहा है, तो क्या चले हो गया हमारे पास 2UT + AT × T, क्या हो गया AT²। और 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो UT बचा प्लस 1/2 AT²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन आ गई बाय द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन की, ठीक है, किसकी, थर्ड। तो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन के लिए फिर से हम जो है, इतना तो ये सेम ही रहेगा जो हमने अभी करा था, हमने गलत मिटा दिया। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया अंडर द, ठीक है, VT कर्व होती है, जो कि क्या है DBFE है। और ये किसके इक्वल आएगा तुम्हारे पास, ये जो है हमारे पास एरिया जो है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इसके इक्वल आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करा, यहाँ पे 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड क्या है हमारे पास FB प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है DE, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है EF, ठीक है। तो ये पहले वाले स्टेप की तरह ही है यहाँ तक तो, ठीक है। इसके बाद भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो FB क्या होता था, V प्लस DE किसके इक्वल था हमारे पास, U के इक्वल, और यहाँ पे आ गया T। तो ये स्टेप तो हमारा प्रीवियस जो इक्वेशन ड्राइव करी थी उसी के स्टेप तक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर है। इसके बाद क्या करना है, अब हमें T की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बताइए, हमने पढ़ा था कि जो है A = क्या होता था, V - U/में T, ये होता है। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ तक पहुँचे थे। तो अब बताइए, यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगा, T = V - U/में A। ये क्या आ गई हमारे पास, T की वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। तो S = 1/2 V + U है, T की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, V - U, ठीक है। तो S = कितना हो गया, 1/2
ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसलिए क्या हो गया ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर s इक्वल टू, और इसका अपॉन में ए बी था जो हमें लिखना भूल गए, ठीक है, तो अपॉन में क्या भी है ए बी है बेटा, ठीक है। अब इस 2a को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो गया हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, हम जो भी वेलोसिटी देखते हैं एक्चुअली वो सब क्या होता है, रिलेटिव ही होता है, ठीक है, रिलेटिव ही होता है। और रिलेटिव वेलोसिटी सपोज करो वी ए बी, इसको हम कैसे रीड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिस्पेक्ट टू बी। और ये डिफ़ाइन कैसे है, ये डिफ़ाइन है वी ए माइनस वी बी, इस तरीके से क्या है ये डिफ़ाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो इधर कोई एक कार चल रही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी सपोज करो 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इधर की तरफ जो है यहाँ पे कहीं पे सपोज करो यहाँ पे एक और कार चल रही है जिसकी स्पीड जो है सपोज करो 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो सपोज करो ये जो है इस कार का जो है, इस कार को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है, ए बोल देता हूँ, इस कार को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है सब। तो अब मुझसे कोई पूछता है वेलोसिटी ऑफ ए विस्पेक्ट टू बी बताओ, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ जब बी ए को देखेगा, हमेशा सेकंड वाला क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, हमेशा सेकंड वाला क्या होता है, ये ध्यान रखना, सेकंड वाला क्या होता है, हमेशा इधर जो सेकंड में सेकंड नंबर पे जो भी लिखा हुआ, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बी। तो बी जो है जब ए को देखेगा उसको क्या लगेगा, कितनी की स्पीड है, और ये 30 और 50 क्या है, ये इनकी क्या है, ये वेलोसिटी कुछ बता नहीं रखा होता, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखे हैं आपको, ठीक है, जिन्हें हम फिलहाल के लिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है इस वक्त जो है, ठीक है। तो वी ए बी का मतलब क्या है, वी ए माइनस वी बी है, ठीक है, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है हमारे पास, वी ए है हमारे पास 50 और ये कितना है हमारे पास 30, तो ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये प्लस किसको, हमने ये एक बात और ध्यान रखनी, हमने इधर का जो साइन है, इधर की जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव ली, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या दिखाई देगा, वो बी को क्या दिखाई देगा कि इस ए की जो स्पीड है वो 20 है, और प्लस मतलब वो इधर आते हुए इसको दिखाई देगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ वी बी ए निकालता हूँ, अगर मैं वी बी ए, ठीक है, तो वी बी ए का मतलब क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, और वी बी कितना है हमारे पास, वो है 30 माइनस 50 जो कि आया -20। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ए को क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा कि बी जो है किधर की तरफ आ रहा है, निगेटिव मतलब इधर, और इधर की तरफ आ रहा है। जब ए इधर जाएगा तो ए की क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो धीरे धीरे उसको क्या लगेगा, ये तो आगे की ओर जा रहा है, इसको क्या लगेगा, बी किधर की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम के साथ इसको आगे निकलना है। तो इसको जब वो देखेगा वो अपने आप को स्टेशनरी समझेगा, और इसको क्या देखेगा कि ये 20 की स्पीड से किधर आ रहा है, निगेटिव मतलब पीछे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, एक केस और बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अच्छा, सपोज करो एक कार जो है, एक और कार ले लेते हैं, सपोज करो वो इधर जा रही है, ठीक है, और ये कार जो है सपोज करो इसका नाम मैंने, इसकी स्पीड जो है सपोज करो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, समझ में, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और मुझे सपोज करो वी ए, और ये सपोज सी कार है, तो वी ए सी अगर मैं निकालूँ वी ए सी तो क्या होगा, तो वो निकलेगा वी ए माइनस वी सी। वी ए कितना है, 50 है, माइनस, अब बताओ सी जो है इधर की तरफ बोला, मैंने बोला इधर की चीज़ें मैंने पॉजिटिव ले रखी हैं, तो इधर की चीज़ें क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो 20 ये इधर है, इधर चल रहा है, तो इसको क्या लेंगे हम, -20 यूज़ करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 250 + 20 यानी इसको कितना दिखाई देगा, 70 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, सी को क्या लगेगा कि ए जो है 70 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, इस साइड, दिस साइड हमने क्या लिया, पॉजिटिव। तो सी को क्या लगेगा कि वो इस तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी 70, ओके। अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की पोजीशन टाइम ग्राफ के टर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक केस ले रहे हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या है, 1 है, और एक ऑब्जेक्ट 2 है, और हमेशा ऑब्जेक्ट 1 जो है वो क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट 1 जो है वो पीछे है, ऑब्जेक्ट 1 कहाँ पर है, वो पीछे है, ऑब्जेक्ट 2 कहाँ पर है, पोजीशन में, ऑब्जेक्ट 2 हमेशा आगे। तीनों ग्राफ के अंदर ऐसे ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 जो है वो पीछे है और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो आगे है। तीनों ग्राफ के अंदर हमने
तीनों केस के अंदर यही कंडीशन हमने ली, ठीक है। कंडीशन ये सेम रहेगी तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो है और तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। 1 यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है। तो पहला, अब हम 3 केस करेंगे यहाँ पे। पहला केस है हमारे पास जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो। अब रिलेटिव वेलोसिटी कब 0 हो सकती है बताओ, जब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। v2 इक्वल टू किसके हो जाए, v1 के। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो इनका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हमें पढ़ना है। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है यानी इसका मतलब क्या हो, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है यानी दोनों क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। वेलोसिटी इक्वल रही होंगी तो इक्वल रही होंगी तो इनका ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये तुम्हें मालूम है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था वो हमें क्या बताता था, वो वेलोसिटी को बताता था। अब क्योंकि इनका स्लोप क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब जो है रिलेटिव वेलोसिटी जो है क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो ये कब होगा, जब v2 बड़ा हो किससे, v1 से। तो इस वाले केस में क्या होगा तुम्हारे पास जो है, ठीक है, v2 जो है बड़ा है यानी वेलोसिटी जो है v1 की ज़्यादा है, v2 की ज़्यादा है, ठीक है, और v1 की क्या है, कम है। तो ये कभी भी एक दूसरे से ये 1 जो है कभी भी 2 को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस पढ़ते हैं जब जो है रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव है। निगेटिव मतलब 2 बेशक आ गए लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, और v1 की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है और इसकी कम है, तो क्या करेगा, 2 जो है 1 जो है कभी ना कभी 2 को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो 2 की स्पीड क्योंकि कम है और 1 की ज़्यादा है तो इस वाले टाइम पर क्या कर लेगा, ये इसको ओवरटेक कर लेगा, ठीक है।